हेलो एवरीवन, दिस इज मी श्रुति, अ साइंस टीचर फ्रॉम इकोनॉमिक्स क्लासेस एंड आज का हमारा टॉपिक है सेल। ये जो वीडियो है ना, ये क्लास 9 सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे, सेल के कुछ पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, उन पार्ट्स के फंक्शन क्या है एंड लास्टली फिर हम लोग सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के चैप्टर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने की? ठीक है, रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने सेल को ऑब्जर्व किया। इन्होंने क्या किया ना, जो बार्क ऑफ द ट्री होता है यानी कि कॉक सेल्स जो होते हैं, इन्होंने हल्का सा वो जो आउटर स्किन है ट्री का, जो ब्राउन वाला पार्ट होता है, उसे स्लाइस किया और उसको माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी किया। तो इनको क्या दिखा कि बहुत सारे ऐसे कंपार्टमेंट्स हैं, रूम्स है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे रूम्स बने हुए हैं और इन्हीं रूम्स को उन्होंने क्या नाम दिया? सेल का नाम दिया। ठीक है, ये जो सेल है ये लैटिन वर्ड सेल्यूला से आया है। सेल्यूला का मतलब होता है लिटिल रूम। तो इन्होंने ऐसे ही सेल की डिस्कवरी की, मतलब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया ये टर्म सेल। अब आगे जो साइंटिस्ट है इन्होंने एडिशंस ये लोग करते गए। ठीक है, तो सबसे उसके बाद क्या है? एवी ल्यूवेनहॉक, ही इम्प्रूव द माइक्रोस्कोप, डिस्कवर्ड फ्री लिविंग सेल्स। तो इन्होंने फ्री लिविंग सेल्स को स्टडी किया, मतलब जो लिविंग है। ठीक है, नाउ इन पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। नाउ फिर रॉबर्ट ब्राउन, ही डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल। यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक कंपार्टमेंट के अंदर एक स्मॉल ऐसे डॉट लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या है? न्यूक्लियस है। यही पूरे सेल को क्या करता है? कंट्रोल करता है। इट इज द ब्रेन ऑफ द सेल। तो इसको किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया। फिर पर्किंजी ने क्या किया था? ही कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। तो प्रोटोप्लाज्म जो है ना, ये दो चीजों से बना है। पहला, जो साइटोप्लाज्म में जो फ्लूइड है, ये भी मैं बताऊंगी साइटोप्लाज्म क्या है, एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो दोनों मिल जाते हैं तो क्या बनता है? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग सब्सटेंस, लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म क्या है? जो सेल के अंदर का जो लिक्विड है ना, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और जो ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर जो लिक्विड है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों मिला करके क्या बन जाते हैं? प्रोटोप्लाज्म। और ये टर्म किसने डिस्कवर किया था? पर्किंजी ने डिस्कवर किया था इन द ईयर 1839। तो ये थे कुछ साइंटिस्ट जिन्होंने अपनी अपनी जो भी अपना जो भी कंट्रीब्यूशन था वो सेल में दिया। अब सेल थ्योरी क्या कहती है? नाउ, who introduced the cell theory, Schleiden and Schwann, proposed that all plants and animals are composed of cells। मतलब इन्होंने क्या बोला कि जितने भी plants और animals हैं, जितने भी living organisms हैं, वो क्या है? सेल से बने हैं। and that the cell is the basic unit of life। इन्होंने बोला कि सेल के बिना लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसका मतलब क्या है कि एक एक सेल जोड़ जोड़ के, जैसे बहुत सारे ब्रिक्स जोड़ जोड़ के एक बिल्डिंग बनती है, वैसे ही एक एक सेल जोड़ जोड़ के एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, तो अगर वो एक सेल ही ढंग से काम नहीं करेगा, मतलब अगर सेल्स अपने अपने अपना अपना काम ढंग से नहीं करेंगे, तो ओवरऑल जो ऑर्गेनिज्म है वो भी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो जब तक एक सेल अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है, अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो ऑर्गेनिज्म के बॉडी में भी फंक्शंस प्रॉपरली नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। किन्होंने इंट्रोड्यूस किया था? स्क्लीडन एंड स्वान ने। नाउ वर्चो ने क्या किया था? ही फर्दर एक्सपैंडेड द थ्योरी। इन्होंने एक और एडिशन किया था इस सेल थ्योरी में, दैट ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब सेल्स डिवाइड करते हैं, जो न्यू सेल्स है ना वो ओल्ड सेल्स से ही बने हैं। जैसे कि ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, इसके अंदर का न्यूक्लियस है। फिर क्या होगा? धीरे धीरे ये जो न्यूक्लियस है ना, ये दो पार्ट में डिवाइड करेगा, फिर इनका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये दो अलग अलग सेल्स बन जाएंगे। समझ में आया? क्लियर है? तो ये मदर सेल है जिसमें से दो डॉटर सेल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो ये न्यू सेल्स है जो एग्जिस्टिंग ओल्ड सेल से ही क्या है? प्रोड्यूस हुए हैं। तो यही वर्चो ने बताया था कि जितने भी न्यू सेल्स है ना वो ओल्ड सेल्स से ही बने हैं। तो समरी क्या है सेल थ्योरी का? 3 पॉइंट्स है। सबसे पहले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सेल्स से बने हैं। सेल ही बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है।
एंड सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब जितने भी नए सेल्स हैं वो ओल्ड सेल्स से ही आए हैं बिकॉज ऑफ सेल डिविजन। तो ये थी सेल थ्योरी। अब टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन सेल नंबर, तो दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक यूनिसेल्यूलर, दूसरे मल्टीसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक ही सेल से बनते हैं, इनके जितने भी, इनके बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं ना वो एक ही सेल कैरी आउट करता है, इनकी बॉडी क्या है, बस एक सेल है ये, ठीक है। तो वही सेल इनका एग्जिस्टेंस का रीजन है, मतलब वही सेल सभी फंक्शंस को कैरी आउट करता है। तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म क्या है, दे कंटेन अ सिंगल सेल व्हिच परफॉर्म्स ऑल बेसिक फंक्शंस, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इनका, बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, ये बहुत ही लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना वो यूनिसेल्यूलर होते हैं, उनको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते क्योंकि सेल बहुत छोटा है। नाउ मल्टी सेल्यूलर क्या होते हैं, दे कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल्स। हम लोग क्या है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है क्योंकि हम लोग बहुत सारे सेल्स, मतलब हम लोग तो बहुत ही बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स जोड़ करके बने हैं, ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं, मल्टी सेल्यूलर organisms. They consist of many cells which are grouped to perform various functions. तो हमारे बॉडी में ना अलग अलग सेल्स जो है ना वो ग्रुप्स फॉर्म कर लेते हैं और वो अलग अलग फंक्शंस करते हैं। जैसे कोई रेस्पिरेशन करवा रहा है, कोई मतलब सर्कुलेशन करवा रहा है, ठीक है। तो ये सब अलग अलग फंक्शंस अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स हैंडल करते हैं। जैसे ऑर्गेनिजम्स का एग्जांपल लूं तो फंजाई हो गया, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गए, हम लोग एनिमल्स की कैटेगरी में आ गए। नाउ सेल शेप, साइज एंड फंक्शन। तो सम सेल्स लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप्स। अमीबा जो है ना उसका शेप बहुत इरेगुलर होता है, एकदम ऐसा, ठीक है, ऐसा अमीबा होता है, बीच में इसका क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो ये एक अमीबा है, अमीबा है, क्लियर है। इसका ये एक सेल है एंड दे हैव चेंजिंग शेप्स। इनका ये जो शेप है ना ये कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, ये ऐसे फैल फैल के ही चलते हैं, ठीक है। नाउ other cells like nerve cells have a fixed typical shape, long and branch, specialized for their function. जैसे कि कुछ कुछ सेल्स का अगर देखा जाए शेप तो उनके फंक्शन के हिसाब से उनका शेप डिसाइडेड है। जैसे ये एक नर्व सेल है जो कि एक लंबा होता है। ये लंबा क्यों होता है, ताकि ये मैसेजेस को ट्रांसमिट कर पाए, एक वायर की तरह एक्ट करे, ठीक है। फिर ये ब्लड सेल्स होते हैं, ये मसल सेल्स होते हैं, फिर ये ओवम है यानी कि ये एग सेल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर एक सेल का जो शेप है, साइज है, वो अलग अलग है। तो वो उनके फंक्शंस पे डिपेंड करता है कि उनको क्या काम करना है, उसके बेसिस पे ही क्या है उनका शेप डिपेंड करता है। अब डिवीजन ऑफ लेबर किसको कहते हैं, एक ही सेल सब कुछ नहीं देखता। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में क्या है ना, जितने भी सेम वैरायटी ऑफ सेल्स है वो ग्रुप बना लेते हैं और उस ग्रुप को क्या बोला जाता है, टिश्यू बोला जाता है। जितने भी सेम वैरायटी के सेल्स है वो ग्रुप बना लेते हैं, उस ग्रुप को बोला जाता है टिश्यू, ठीक है। अब अलग अलग टिश्यूज अलग अलग फंक्शंस कैरी आउट करते हैं, अलग अलग काम करते हैं बॉडी में, ठीक है। तो इसको कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि जो मेहनत है, ये जो काम है, इसको इन्होंने बांट लिया है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, ठीक है। मतलब किस टाइप के सेल्स कौन कौन सा फंक्शंस कैरी आउट करेंगे, तो इसको कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी जैसे हार्ट, स्टमक, मसल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। तो अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग फंक्शंस कैरी आउट करते हैं। तो ये जो ऑर्गन्स है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से बने हैं, ठीक है। Similarly, within a single cell, there is a division of labor with specific components called cell organelles performing specific functions. तो ये तो था मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कि हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स है जो अलग अलग फंक्शंस कैरी आउट करते हैं। जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अलग अलग फंक्शंस एक ही सेल हैंडल करता है। तो वो कैसे कर पाता है, एक ही सेल अलग अलग फंक्शन कैसे हैंडल कर पाता है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, फिर मूवमेंट, ये सब अलग अलग फंक्शंस है ना बॉडी के, वो भी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स भी ये सारे काम करते हैं। तो वो कैसे कर पाते हैं, एक सेल की मदद से, क्योंकि उस सेल में भी अलग अलग पार्ट्स है। उन पार्ट्स को बोला जाता है सेल ऑर्गेनल्स। मतलब एक सेल के अंदर भी अलग अलग क्या है, पार्ट्स है, और उन्हें बोला जाता है सेल ऑर्गेनल, जो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने में मदद करते हैं, ठीक है। नाउ एग्जांपल, मेकिंग न्यू मटेरियल, क्लियरिंग वेस्ट, ये सब फंक्शंस है कुछ। नाउ व्हाट इज अ सेल मेड ऑफ, एवरी सेल हैज 3 फंडामेंटल फीचर्स। तो हर एक सेल के पास 3 फीचर्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते ही होते हैं। सबसे पहले क्या है, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर क्या आता है, न्यूक्लियस, एंड फिर क्या आता है, साइटोप्लाज्म। ये हमने इस स्ट्रक्चर में भी देखा था। जैसे कि मैं इसी का एग्जांपल ले लेती हूं, तो ये आउटर मेम्ब्रेन क्या है, ये जो आउटर यहाँ पे आप देख सकते हो कवरिंग है, ये क्या है,
ये है सेल मेम्ब्रेन। फिर ये क्या है, न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस। ये जो है ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या है, न्यूक्लियस। और ये जो अंदर का जो लिक्विड पार्ट है ना, जो मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में कोई लिक्विड भरा हुआ होता है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो हर एक सेल इन 3 पार्ट से बना ही होता है। नाउ अब सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। इट इज फ्लेक्सिबल एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। लिपिड्स यानी कि एक तरह का फैट होता है, ठीक है। तो ये जो मेम्ब्रेन है ये किससे बनी है, फैट और प्रोटीन से बनी है। दिस फ्लेक्सिबिलिटी अलाउज द सेल टू एनगल्फ फूड एंड अदर मटीरियल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जैसे कि अमीबा कैसे फूड कंज्यूम करता है वो भी दिखा देते हैं। ये जैसे अमीबा है, यहाँ पे इसका फूड पड़ा है, ठीक है। तो ये अपने पैरों को फैलाता है और इस पूरे फूड के ऊपर चढ़ जाता है। तो फिर धीरे धीरे क्या है, ये इस फूड को एनगल्फ कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है, ठीक है। मतलब इसके ऊपर पूरा चढ़ जाएगा, चढ़ेगा तो ये फूड इसके अंदर आ जाएगा। और ये रहा न्यूक्लियस। अब ये फूड क्या है, धीरे धीरे डाइजेस्ट हो जाएगा, एनगल्फ कर लिया है अमीबा ने उसे, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट अलाउज टू एनगल्फ फूड, मतलब फूड को अंदर एंट्री देता है एंड अदर मटेरियल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। द प्रोसेस ऑफ एनगल्फिंग एक्सटर्नल सब्सटेंस इज नोन एज एंडोसाइटोसिस। यानी कि अंदर आ रहा है ना खाना, तो एंडोसाइटोसिस, और वो खाना क्या है, साइटोप्लाज्म में डाइजेस्ट हो जाएगा। क्लियर है। एग्जाम्पल, अमीबा अक्वायर्स इट्स फूड थ्रू एंडोसाइटोसिस। तो ये एकदम करेक्ट एग्जाम्पल था जो अभी हमने देखा। तो अमीबा जो है ना वो अपना फूड एंडोसाइटोसिस से ही कंज्यूम करता है। क्लियर है ना। अब नेक्स्ट क्या है, फंक्शन क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता तो सेल के अंदर के जितने भी पार्ट्स है वो बाहर एनवायरनमेंट में फैले होते ना, कोई एक प्रॉपर स्ट्रक्चर ही नहीं बन पाता अगर ये मेम्ब्रेन इसको अलग नहीं करता तो। फिर इट अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना वो सिलेक्टिवली काम की चीजों को अंदर आने देता है और अंदर का जो वेस्ट है ना उसको बाहर एक्सक्रीट कर देता है। मतलब ये सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, इसके आर पार चीजें जा सकती है पर बस काम की चीजें जा सकती है। मतलब कि अगर बाहर से कोई फूड का कोई भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह है, कोई भी सब्सटेंस है जो सेल को उसकी जरूरत है, तो वो सब्सटेंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर आ जाएगा। अब सेल के अंदर बहुत ज्यादा वेस्ट एक्यूमुलेट हो गया है, जम गया है, तो वो वेस्ट क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही थ्रू क्या है, सराउंडिंग एनवायरनमेंट में बाहर निकल जाएगा। तो ये जो मेम्ब्रेन है ना ये सिलेक्टिवली परमिएबल है कि ये यूजफुल सब्सटेंसेस को एंट्री देती है और वेस्ट सब्सटेंसेस को बाहर निकाल देती है। ठीक है, तो ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, इसके आर पार चीजें जा सकती हैं कुछ कुछ। ठीक है, इट प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ अदर मटेरियल्स, इट इज देयरफॉर कॉल्ड अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब कि कुछ कुछ चीजों को ही आर पार जाने देती है, हर एक चीज आर पार नहीं जा सकती है। ठीक है, अगर हर एक चीज आर पार जा रही होती तो अंदर का जितना भी यूजफुल सब्सटेंस भी है वो भी बाहर निकल गया होता, बाहर से जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है वो सेल के अंदर एंटर हो जाते, तो ऐसा नहीं होता है। अब नेक्स्ट क्या है, मूवमेंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के ये जो सेमी परमिएबिलिटी है, ये जो फीचर है सेल मेम्ब्रेन का कि ये कुछ कुछ सिलेक्टिव चीजों को आर पार जाने देता है, उसके वजह से हम लोग दो मूवमेंट मतलब दो प्रोसेस पढ़ सकते हैं। मूवमेंट तो क्या, दो प्रोसेस पढ़ सकते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ मूवमेंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सबसे पहला होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस अपने हायर कंसेंट्रेशन से हमेशा अपने लोअर कंसेंट्रेशन में जाना चाहता है। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस, जैसे कि अगर आप एक रूम के एक कॉर्नर में अगर आप परफ्यूम स्प्रे करोगे, धीरे धीरे वो परफ्यूम क्या है, पूरे रूम में फैल जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो परफ्यूम अपने हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में फैल रहा है ना। तो कोई भी सब्सटेंस हमेशा ऐसे ही करता है, वो हमेशा अपने हायर कंसेंट्रेशन से अपने लोअर कंसेंट्रेशन में जाना चाहता है। ठीक है, नाउ तो डिफ्यूजन क्या है, द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसेंट्रेशन। तो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में वो सब्सटेंस जाना चाहता है, जैसे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है या ऑक्सीजन है, ये सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ऐसे ही मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल, इस सेल को ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, इस सेल को ऑक्सीजन चाहिए, बस एक रैंडम एग्जांपल ले रहे हैं। तो बाहर क्या है, ऑक्सीजन ज्यादा है,
अंदर क्या है, ऑक्सीजन कम है, तो बाहर क्या है, एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन है, अंदर क्या है, एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन है, तो ऑक्सीजन क्या है, बाहर से अंदर आ जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। इसी को कहते हैं डिफ्यूजन। कोई भी सब्सटेंस अपने हायर टू लोअर कंसंट्रेशन में आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन के तरह ही ऑस्मोसिस भी होता है, बस डिफ्यूजन में हर एक सब्सटेंस के बारे में बात करते हैं, ऑस्मोसिस में बस वाटर मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं, यानी कि बस वाटर के ही मॉलिक्यूल्स आर पार जाते हैं और उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, अगर बाकी सब्सटेंस अपने हायर टू लोअर कंसंट्रेशन में जा रहे हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन, अगर वाटर मॉलिक्यूल्स अपने हायर टू लोअर कंसंट्रेशन में जा रहे हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन, इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन गैसियस एक्सचेंज एंड ऑस्मोसिस इन मेंटेनिंग वाटर बैलेंस। तो ये सेल के वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक और अच्छा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये सेल है ना, इसमें वाटर की कमी है। ठीक है, इसको रब करके एक अच्छा सा सुंदर ताकि अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ये सेल है, ये पूरा मुरझा गया है बेचारा। ठीक है, पूरा ये लेट से ये किशमिश है, किशमिश भी तो सेल से ही बना होगा ना, ये पूरा मुरझा गया है। ठीक है, तो इसको पानी चाहिए, तो हमने क्या किया, रात को इसको पानी में भिगो दिया, तो इसके आसपास क्या है, वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है और इसके अंदर तो वाटर का कंसंट्रेशन बहुत ही कम है ना। तो ऑस्मोसिस की वजह से क्या होगा, वाटर अपने हाई कंसंट्रेशन से अपने लो कंसंट्रेशन में एंटर हो जाएगा और ये जो मेम्ब्रेन है ये तो ऐसे ही सिलेक्टिवली परमिएबल है, तो ये वाटर को आर पार जाने देगी, है ना, क्योंकि सेल को जरूरत है वाटर की। तो जैसे ही बाहर से वाटर अंदर चला जाएगा तो ये जो किशमिश है ये सुबह तक फूल जाएगा, इसमें अब पानी भर चुका है। क्लियर है, तो ये जो प्रोसेस है ना इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस भी दो तरह के होते हैं, एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस। जब पानी अंदर से बाहर चला जाता है तो उसको बोलते हैं एक्सोस्मोसिस, सेल के अंदर से बाहर चला जाता है उसको बोलते हैं एक्सोस्मोसिस, एग्जिट। ठीक है, और जब पानी बाहर से अंदर आता है सेल के अंदर तो उसको बोलते हैं एंडोस्मोसिस। तो इस केस में क्या हो रहा है, एंडोस्मोसिस हो रहा है। ठीक है, तो आई होप डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों ही आपको समझ में आ गया होगा। अब इफेक्ट्स ऑफ एक्सटर्नल सोल्यूशन कंसंट्रेशन ऑन अ सेल। तो सेल के बाहर जो सोल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन क्या है, उसमें सॉल्ट या सल्यूट ज्यादा है या उसमें सॉल्वेंट कम है, क्या है उसका कंसंट्रेशन। तो उसके बेसिस पे तीन तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि जो सराउंडिंग मीडियम है, ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, इसके आसपास का जो लिक्विड है ना, मान लो आपने सेल को एक लिक्विड में रखा है, उस लिक्विड का जो कंसंट्रेशन है उसमें वाटर ज्यादा है और सल्यूट कम है। सल्यूट में कुछ भी हो सकता है, सॉल्ट, शुगर, ठीक है, मिनरल्स वगैरह कुछ भी हो सकते हैं। तो ये सेल है और उसके बाहर में क्या है, वाटर ज्यादा है और जो सल्यूट है ना वो कम है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि अंदर, मतलब ऐसे होता क्या है कि बाहर वाटर ज्यादा है, सल्यूट कम है, और अंदर क्या है, सल्यूट ज्यादा होता है, वाटर कम है। तो इसको एक बड़े डायग्राम से ही देख लेते हैं, आपको शायद इधर समझ में ना आए। ठीक है, हम लोग तीनों केसेस में देखेंगे। तो ये रहा हमारा बड़ा सा सेल। ठीक है, ये सेल है, ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है। अब आपने सेल को बाहर एक सोल्यूशन में रख दिया, मतलब यहाँ पे क्या है, एक सोल्यूशन है, एक फ्लूइड है। इस फ्लूइड में ना वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है और जो सल्यूट है, अब सल्यूट के फॉर्म में कुछ भी हो सकता है, वो कम है। पर सेल के अंदर वाटर की कमी है और सल्यूट ज्यादा है, उल्टा है सेल के अंदर। ठीक है, तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं ना, और किसी चीज में तो फर्क होता नहीं है। तो वाटर का हाई कंसंट्रेशन कहाँ है, बाहर, और लो कंसंट्रेशन कहाँ है, अंदर। तो वाटर क्या करेगा, बाहर से अंदर मूव करेगा और इस प्रोसेस को बोलेंगे एंडोस्मोसिस।
तो जब ऐसा होता है ना तो बाहर का सोल्यूशन क्या होता है, हाइपोटोनिक होता है। हाइपोटोनिक मतलब जिसमें वाटर ज्यादा हो, सल्यूट कम हो, तो वो सोल्यूशन क्या होता है, हाइपोटोनिक होता है। और जब भी हम लोग सेल को एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं तब क्या होता है कि वाटर बाहर से अंदर आ जाता है। क्लियर है, क्योंकि बाहर वाटर ज्यादा है, अंदर वाटर कम है। क्लियर है, तभी बाहर का सोल्यूशन क्या हो जाता है, हाइपोटोनिक हो जाता है। और रिजल्ट क्या होता है सेल के ऊपर कि सेल फूल जाता है, पानी अंदर जाते ही क्या होता है, सेल फूल जाता है। ठीक है, अब हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होगा, इसका ठीक उल्टा। इसको पूरा इरेज कर देते हैं। ठीक है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, इसका ठीक उल्टा होता है। ये सेल है, सेल के अंदर पानी ज्यादा है, ठीक है, और सल्यूट क्या है, कम है। सेल के बाहर सल्यूट ज्यादा है, पानी का कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, सेल के बाहर क्या है, सल्यूट ज्यादा है और पानी का कंसंट्रेशन कम है। तो अब इस केस में वाटर का हाई कंसंट्रेशन कहाँ है, सेल के अंदर, क्योंकि सेल के अंदर वाटर ज्यादा है और सेल के बाहर क्या है, वाटर कम है। तो वाटर कहां से कहां जाएगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में चला जाएगा, मतलब अंदर से बाहर चला जाएगा। ये जो सेल है ना ये सिकुड़ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। और इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोस्मोसिस, जब सेल के अंदर से पानी बाहर चला जाए। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सोस्मोसिस बोलते हैं। और ये तब होता है जब सराउंडिंग सोल्यूशन क्या है, हाइपरटोनिक है। ठीक है, सराउंडिंग सोल्यूशन क्या है, हाइपरटोनिक है, मतलब बाहर सल्यूट ज्यादा है, वाटर कम है। अब थर्ड जो कैटेगरी है ना, आइसोटोनिक सोल्यूशन, उसमें ऐसा नहीं होता। जो कंसंट्रेशन वाटर का अंदर है वही कंसंट्रेशन वाटर का बाहर भी होता है, तो देयर इज नो ऑस्मोसिस टेकिंग प्लेस। मतलब अंदर भी वाटर का उतना ही कंसंट्रेशन है जितना बाहर वाटर का कंसंट्रेशन है, अंदर भी सल्यूट का उतना ही कंसंट्रेशन है जितना बाहर सल्यूट का कंसंट्रेशन है। तो कुछ ग्रेडियंट ही नहीं है ना, हाई लो कंसंट्रेशन कुछ है ही नहीं। तो उस केस में क्या होगा, कोई भी ऑस्मोसिस नहीं होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन पूरा इक्वल है। ठीक है, तो तीन तरह के क्या हुए, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। क्लियर है, अब हम लोग जाते हैं चैप्टर में वापस। तो हाइपोटोनिक हमने पढ़ ही लिया है। आइसोटोनिक में क्या होता है ना, सराउंडिंग मीडियम में इक्वल वाटर कंसंट्रेशन है, सराउंडिंग मीडियम में इक्वल वाटर कंसंट्रेशन है, वाटर मूव्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन बट द अमाउंट गोइंग इन इक्वल्स द अमाउंट गोइंग आउट। ठीक है, ऐसे तो कोई नेट मूवमेंट होता ही नहीं है, क्योंकि दोनों जगह क्या है, इक्वल कंसंट्रेशन है। देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, द सेल विल स्टे द सेम साइज। तो सेल के शेप में, साइज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या है, बाहर का जो सोल्यूशन है ना उसका वाटर कंसंट्रेशन कम है अंदर के सोल्यूशन से। फिर वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल, सेल विल लूज वाटर, सेल सिकुड़ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, नाउ यूनिसेल्युलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, मोस्ट प्लांट सेल्स टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस। तो रूट्स भी जब सॉइल से वाटर अब्सॉर्ब करते हैं तो वो एक तरह का ऑस्मोसिस ही है। क्यों, क्योंकि रूट, ये जो सेल है, मान लो आप सेल के जगह ये रूट सेल इमेजिन कर लो, तो रूट सेल के अंदर क्या है, अभी वाटर की कमी है। ठीक है, सल्यूट ज्यादा है और वाटर की कमी है। जब हम लोग बाहर पानी डालते हैं सॉइल में, तो सॉइल में क्या हो जाता है, वाटर ज्यादा हो जाता है ना। तो वाटर ज्यादा से कम वाले एरिया में चला जाएगा और इस प्रोसेस को बोलेंगे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के ही मदद से ये जो रूट सेल है ये वाटर अब्सॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रूट्स इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस। तो ये है अब हमारा एनिमल सेल और प्लांट सेल। ठीक है, ये इसका क्या है, स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हम लोग को इसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले सेल वॉल, जो सेल वॉल होता है ना वो एक एडिशनल लेयर होता है। जैसे कि सभी सेल्स के पास सेल मेम्ब्रेन होना ही होना है, पर जो सेल वॉल है वो प्लांट्स के पास होती है, वो एक एडिशनल लेयर है। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है, नाउ प्लांट सेल्स हैव अ रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल, जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होती है। इट इज मेनली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, जो कि एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। तो सेल वॉल किससे बनती है,
सेल्यूलोज से। फंक्शन क्या है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट सेल को, उसको एकदम रिजिड बना के रखता है, टफ बना करके रखता है। एंड हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, जो हमने पहले पढ़ा था, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में जब भी प्लांट सेल वाटर अब्सॉर्ब करेगा, क्योंकि जब भी प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में वाटर ज्यादा होता है, प्लांट सेल के अंदर वाटर की कमी होगी, तो प्लांट सेल क्या करेगा, वाटर अब्सॉर्ब करके फूल जाएगा। तो वो एक लिमिट तक ही फूलना चाहिए, अगर ज्यादा फूल जाएगा तो फट जाएगा ना, तो एक लिमिट तक ही फूलना चाहिए। तो ये सेल वॉल उस टाइम पे क्या करता है, एकदम टफ हो जाता है ताकि प्लांट सेल फट ना जाए और वाटर अब्सॉर्ब ना कर ले। ठीक है, इन अ हाइपोटोनिक मीडियम द सेल स्वेल्स बिल्डिंग अप प्रेशर अगेंस्ट द वॉल एक्सर्ट्स एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वोलन सेल प्रिवेंटिंग रप्चर, ताकि सेल रप्चर ना हो जाए, फट ना जाए। तो जो सेल वॉल है ना, वो एक्सेस वाटर को फिर अब्सॉर्ब होने ही नहीं देता, वो भी प्रेशर एक्सर्ट करता है ताकि क्या हो, सेल फटे ना। अब प्लाज्मोलाइसिस किसको बोलते हैं, व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, द वाटर लीविंग द सेल कॉजेस श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। तो अब होता क्या है, ये एक प्लांट सेल है, इसका ये सेल वॉल है, ठीक है। ये इसका क्या है, सेल वॉल है, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन है। तो जब भी हम लोग इस प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे, तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, बाहर वाटर कम होता है, प्लांट सेल के अंदर वाटर ज्यादा होता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ये सेल श्रिंक हो जाएगा क्योंकि वाटर बाहर, अंदर से बाहर चला जाएगा। तो उस केस में क्या होगा ना, ये मैं एक्सोस्मोसिस के बाद का सिचुएशन बता रही हूँ। उस केस में ये तो है सेल वॉल तो अपने जगह ही रहेगी, पर ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये पूरा सिकुड़ जाएगा। मतलब कि जो पहले इतना फूला हुआ था, ठीक है, अब वो सिकुड़ करके एक जगह पे आ गया है, जितने भी सामान है वो सब इसी में सिकुड़ गया है। क्लियर है, क्योंकि इसके अंदर का पानी तो बाहर चला गया, पहले ये पूरा खिंचा हुआ था, एकदम सेल वॉल से चिपका हुआ था सेल मेम्ब्रेन, अब क्या है, वो सिकुड़ करके एक कोने में चला गया है, बिकॉज अंदर का सारा पानी बाहर चला गया। इसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। पूरा ये जो प्लांट सेल है वो श्रिंक हो जाता है। क्लियर है। तो अब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन के बारे में तो पढ़ ही लिया। अब हम देखेंगे कि न्यूक्लियस क्या होता है, ठीक है। इट इज अ लार्ज डार्क स्पेरिकल और ओवल स्ट्रक्चर यूजुअली फाउंड नियर द सेंटर ऑफ द सेल। तो सीधा डायग्राम पे ध्यान देंगे, ये जो चीज है ना, ये क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर भी आप लोग एक गोल सा स्ट्रक्चर देख सकते हो, वो क्या है, न्यूक्लियोलस, ठीक है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसको कहते हैं, ये जो आउटर मोस्ट लेयर है जिसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे सेल के, मतलब सेल का जो आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है ना, वैसे ही न्यूक्लियस को किसने एनक्लोज कर रखा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने एनक्लोज करके रखा है, ठीक है। तो इट हैज अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसको न्यूक्लियर एनवेलप भी बोलते हैं। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बहुत सारे छेद है, यानी कि पोर्स है, जिसके वजह से मटेरियल ट्रांसफर हो पाता है इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस। मतलब कि अगर सेल से, मतलब सेल न्यूक्लियस के अंदर कुछ भेजना चाहता हो तो ये इन पोर्स के थ्रू भेज सकता है, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, इसके मेम्ब्रेन में यहाँ पे बहुत सारे छेद है, ठीक है। तो अगर सेल को कुछ भेजना हो इनसाइड द न्यूक्लियस तो वहां से ये जा सकता है, और अगर न्यूक्लियस को कुछ सेल में भेजना हो तो ये इस पोर्स के थ्रू सेल में जा सकता है, ठीक है। द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स व्हिच आर रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स विजिबल ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमैटिन मटेरियल होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमैटिन मटेरियल होता है। जब भी सेल डिवाइड होने वाला होता है ना, तो ये क्रोमैटिन मटेरियल एकदम एक्स शेप ले लेता है, और इस एक्स शेप्ड क्रोमैटिन मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। अब क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए एंड प्रोटीन। डीएनए के अंदर क्या होता है, जीन्स, ठीक है। यही जीन्स के वजह से हमारे नाक, आंख और जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो डेवलप होते हैं। तो ये जो जीन्स है वो हमें किससे मिलते हैं, हमारे मदर एंड फादर,
ठीक है, यहां से हमें जीन्स मिलते हैं, जब दोनों का जो डीएनए है वो कंबाइन करके हमारे सेल में आता है तब हमें दोनों के जीन्स मिल जाते हैं, मदर का भी एंड फादर का भी। ठीक है, नाउ क्रोमोसोम्स कंटेन डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड इट आल्सो कंटेन्स प्रोटीन। अब डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द सेल। ठीक है, तो डीएनए मॉलिक्यूल्स में ऐसा इंफॉर्मेशन होता है, डीएनए जो है ना वो हमारे बॉडी को रोड मैप प्रोवाइड करता है कि कैसे सभी ऑर्गन्स फॉर्म करने हैं। ठीक है, तो डीएनए इसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है, फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। तो डीएनए में भी हर एक कैरेक्टरिस्टिक के लिए अलग अलग जीन्स है, जैसे आई कलर का जीन अलग है, आई ब्लैक होगा, ब्राउन होगा, ब्लू होगा या ग्रीन होगा, तो उसके लिए अलग अलग जीन्स है। ठीक है, हेयर कलर के लिए जीन है, तो हर एक बॉडी कैरेक्टरिस्टिक के लिए क्या है, हमारे पास जीन है। ठीक है, अब क्या है, क्रोमैटिन मटेरियल in a cell that is not dividing the DNA is present as chromatin material। तो जब सेल डिवीजन होने वाला होता है ना तब ये क्रोमैटिन मटेरियल क्या बन जाता है, क्रोमोसोम। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर मैगी जैसा ये स्ट्रक्चर क्या है, क्रोमैटिन मटेरियल है। ठीक है, जब भी सेल डिवाइड होने वाला होगा ना तो ये मैगी जैसा मटेरियल क्या बन जाएगा, एक्स शेप्ड क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा। इट इज एन एंटैंगल्ड मास ऑफ द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। Now, when the cell is preparing to divide, the chromatin material organizes itself into chromosome। तो जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तब ये क्रोमैटिन मटेरियल क्रोमोसोम में बदल जाता है। अब इसका फंक्शन क्या है, इट प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेल्यूलर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्रोमैटिन मटेरियल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों, क्योंकि क्रोमैटिन मटेरियल में ही क्या होता है, डीएनए, डीएनए में ही क्या होते हैं, जीन्स। ठीक है, और यही जीन्स पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर किए जाते हैं। रिप्रोडक्शन क्या है, जब पेरेंट्स अपने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं, है ना, ऑफ द सेम स्पीशीज, तो फिर वो जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं वो पेरेंट से कुछ हद तक सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो सिमिलर कैसे होते हैं, क्योंकि उनको जीन्स, जो ऑफस्प्रिंग है, जो बच्चे हैं, उनको अपने जीन्स किससे मिले, पेरेंट से ही मिले, है ना। तो रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो जीन ट्रांसफर होता है किसके मदद से हो पाता है, क्रोमैटिन फाइबर के मदद से हो पाता है। क्लियर। अब plays a crucial part in determining the way the cell will develop and what form it will exhibit at maturity by directing the chemical activities of the cell। यानी कि सेल जब मैच्योर हो जाएगा, ठीक है, आफ्टर डिवीजन जब सेल मैच्योर हो जाएगा तो वो कैसा दिखेगा। जैसे कि जब हम छोटे थे तब अलग दिखते थे, अब बड़े हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं, तो फिर अब हम अलग दिखते हैं, है ना। पहले जैसे एग्जैक्टली थोड़ी दिखते हैं, अब बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं बॉडी में। तो ये चेंजेस किसके वजह से हो पा रहे हैं, क्योंकि हमारे जीन्स के वजह से हो पा रहे हैं। ठीक है, तो ये जीन्स हमें किससे मिले हैं, क्रोमैटिन मटेरियल से मिले हैं। तो इसका पूरा करेक्ट सीक्वेंस क्या है, क्रोमैटिन मटेरियल में डीएनए एंड प्रोटीन है, एंड डीएनए में क्या है, जीन्स है। ठीक है, और यही जीन्स की वजह से हमें हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स, जितने भी बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मिलते हैं। नाउ साइटोप्लाज्म क्या है, द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये क्या है, मेम्ब्रेन है। यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये मेम्ब्रेन है, इस केस में भी ये मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस है। इस बीच का जो फ्लूइड पार्ट होता है ना, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसी में सभी सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं। ठीक है, तो इस फ्लूइड पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। नाउ द साइटोप्लाज्म इज द पार्ट ऑफ द सेल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट कंटेन्स मेनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स। तो इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। Each organelle performs a specific function of the cell। तो हर एक ऑर्गेनल का अपना अलग अलग एक फंक्शन होता है। Now, difference between prokaryotic और eukaryotic cells क्या होता है? Now, न्यूक्लियस में मेजर डिफरेंस होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास एक पुअरली डिफाइंड न्यूक्लियस है, यानी कि इनका न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता, कोई प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है जो न्यूक्लियर मटेरियल को होल्ड करके रख रहा है। जितना भी न्यूक्लियर मटेरियल है वो क्या है, फैला हुआ है। जैसे कि डायग्राम में आपको पता लग जाएगा, यहाँ पे जैसे कि ये दो सेल्स है, ठीक है, यहाँ पे दो सेल्स है, ये है प्रोकैरियोटिक, ये है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक है और ये यूकैरियोटिक है। तो प्रोकैरियोटिक का जो न्यूक्लियर मटेरियल होगा ना, ऐसे फैला हुआ होगा, बस
ऐसे सेंट्रल रीजन में फैला हुआ होगा, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। इसमें बस कुछ न्यूक्लियाइक एसिड्स है, कोई प्रॉपर मेम्ब्रेन नहीं है और ये मटेरियल फैला हुआ है, एनक्लोज्ड नहीं है। ऑन द अदर हैंड यूकैरियोटिक में क्या है, एक प्रॉपर न्यूक्लियस है जिसका एक वेल डिफाइंड शेप है एंड वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एनक्लोज्ड है। इसी के अंदर जितना भी न्यूक्लियाइक एसिड है, न्यूक्लियर मटेरियल है, वो इसी के अंदर है। तो ये होता है मेजर डिफरेंस, ठीक है। और दूसरा क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। पुअरली डेवलप्ड राइबोसोम्स होंगे। राइबोसोम्स भी एक तरह के सेल ऑर्गेनल है जो प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं सेल में, तो इसमें क्या होता है, वो एब्सेंट होते हैं, क्लियर है, और पुअरली डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। और इस केस में सारे सेल ऑर्गेनल्स एकदम मतलब सही तरीके से पाए जाते हैं एंड एकदम सही तरीके से डेवलप्ड होते हैं। तो ये है इसका दूसरा डिफरेंस, क्लियर है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, न्यूक्लियस में डिफरेंस है कि इसमें पुअरली डेवलप्ड होता है, पूरा स्कैटर्ड होता है मटेरियल, और इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। और इसमें मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स क्या है, एब्सेंट होते हैं। इसमें सारे सेल ऑर्गेनल्स लगभग प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग राइबोसोम्स। नाउ अब क्या है, ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, दे हैव मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनल्स। ऐसे ऑर्गेनल्स जिनका एक प्रॉपर वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन होता है, तो वो किस केस में होगा, यूकैरियोटिक के केस में। प्रोकैरियोटिक के केस में ऐसा नहीं होगा। इनके केस में राइबोसोम्स जो होते हैं ना, वो पुअरली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, इस केस में वेल ऑर्गेनाइज्ड राइबोसोम्स होते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है प्रोकैरियोटिक का, बैक्टीरिया, एंड यूकैरियोटिक का क्या है, प्लांट्स और एनिमल्स के जितने भी सेल्स होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ठीक है। अब सेल ऑर्गेनल्स क्या है, every cell has a membrane around it, and particularly in large and complex cells they have membrane bound little structures called cell organelles. These organelles help to keep different cellular activities separate from each other. तो सेल के छोटे छोटे अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिनका एक अलग से मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। और ये जो पार्ट्स है ये सेल के अलग अलग एक्टिविटीज को पूरा करते हैं, तो इन्हीं पार्ट्स को बोला जाता है सेल ऑर्गेनल, क्लियर है। तो सेल ऑर्गेनल क्या है, अलग अलग सेल के पार्ट्स है। यहाँ पे आप देख सकते हो इतने सारे सेल ऑर्गेनल्स है, यहाँ पे इतने सारे सेल ऑर्गेनल है, जैसे लाइसोसोम है, सेंट्रियोल है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है एंड गोल्गी बॉडीज है, वैक्यूल इस केस में होगा, ठीक है। तो ये सब जितने भी पार्ट्स है ये क्या है, सेल ऑर्गेनल है, ठीक है। इनका अपना अपना एक फंक्शन होता है, तो वन बाय वन हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इट इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स दैट लुक लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड बैग्स। द endoplasmic reticulum membrane is similar in structure to the plasma membrane, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको कहते हैं, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ये कुछ ऐसा सा दिखता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। नाउ ये दोनों केसेस में प्रेजेंट है, इस केस में भी यहाँ पे प्रेजेंट है अराउंड द न्यूक्लियस, यहाँ पे भी ये न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे दिख सकता है आपको, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का और जूम्ड इन स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो ऐसा होता है, ठीक है। एक एक करके पहले सभी ऑर्गेनल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद उसके फंक्शन को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, गोल्गी बॉडी है। गोल्गी बॉडी ये जो दिख रहा है ग्रीन कलर का, एक्चुअली ग्रीन नहीं होता है, यहाँ पे दिखाया है अलग से, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है स्ट्रक्चर, गोल्गी बॉडीज है। और क्या क्या है यहाँ पे, और तो कुछ ज्यादा खास दिख नहीं रहा है, राइबोसोम्स, ठीक है। राइबोसोम्स ऐसे गोल गोल डॉट्स होते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी कुछ कुछ लगे रहते हैं और कुछ कुछ क्या है सेल्स में स्कैटर्ड होते हैं। तो ये ऐसे गोल गोल से स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको बोलते हैं राइबोसोम। ये प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं। नाउ तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हाँ, देयर आर टू काइंड्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक होता है रफ, रफ में राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं।
तो it looks rough because ribosomes are attached to its surface. Ribosomes are the sites of protein manufacture, यानी कि प्रोटीन मैन्युफैक्चर करते हैं इनसाइड द सेल. और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इसमें राइबोसोम्स नहीं लगे होते हैं. इट हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लिपिड्स और फैट मॉलिक्यूल्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द फंक्शन ऑफ सेल. तो ये प्रोटीन नहीं मैन्युफैक्चर करते हैं, ये क्या मैन्युफैक्चर करते हैं, फैट मॉलिक्यूल्स मैन्युफैक्चर करेंगे ये. ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब फंक्शन क्या है, सबसे पहले ये चैनल्स की तरह एक्ट करते हैं बिटवीन द रीजन्स ऑफ साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस, यानी कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में कनेक्शन का काम करते हैं, ब्रिज का काम करते हैं, चीजें पहुंचाने में मदद करते हैं. ठीक है, पहला फंक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का. दूसरा क्या है, जैसे हमारे बॉडी में एक स्केलेटल सिस्टम होता है ना, वैसे ही ये सेल का स्केलेटल सिस्टम की तरह एक्ट करेंगे. ठीक है, बहुत सारे शीट्स एंड फोल्ड्स होते हैं ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो वो एक स्केलेटल स्ट्रक्चर की तरह एक्ट करते हैं. It provides a cytoplasmic framework supporting the surface for some biochemical activities, जहां पे कुछ chemical reactions भी होते हैं. Proteins and lipids produced help in building the cell membrane. तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन बनाता है क्योंकि उसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट है. जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो फैट बनाता है. तो ये प्रोटीन एंड फैट दोनों मिला करके सेल मेम्ब्रेन को और ज्यादा मजबूत करते हैं. Now, the smooth endoplasmic reticulum in the liver cells of vertebrates detoxifies many poison and drugs. तो जो vertebrates होते हैं यानी कि जिनके पास बैकबोन होता है, ठीक है, तो उस केस में उनके सेल्स में, उनके लिवर सेल्स में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, जितना भी पॉइजन है, ड्रग है, अल्कोहल है, उसको क्या करेगा, डिटॉक्सिफाई कर देगा बॉडी को. ठीक है, जितना भी ये सब पॉइजन है ब्लड में या स्लो पॉइजन जिसको बोल सकते हैं, ड्रग्स है एक्सेस ब्लड में, तो ब्लड को क्या करेगा, डिटॉक्सिफाई करने में काम आएगा. नाउ नेक्स्ट क्या है, गोल्गी अपैरेटस, जिसको गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है, गोल्गी बोल रही हूँ. नाउ हु वाज द डिस्कवरर, कैमिलो गोल्गी. स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स जैसे होते हैं, वेसिकल्स जैसे होते हैं, फ्लैट. ठीक है, called cisternae which are arranged approximately parallel to each other in stacks. मतलब कि ऐसा. ठीक है, ऊपर भी हमने देखा था ऐसा रहता है गोल्गी बॉडी में. ठीक है, फंक्शन क्या है, पैकेजेस एंड डिस्पैचेस मटेरियल सिंथेसाइज नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू वेरियस टारगेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल. तो सेल में जितना भी प्रोटीन, फैट, ये सब क्या है, सिंथेसाइज हो रहा है, फॉर्म हो रहा है. कौन फॉर्म कर रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब ये प्रोटीन एंड फैट को उनके जगह तक पहुंचाएगा कौन, गोल्गी बॉडी पहुंचाएगा. इट पैकेजेस द एंटायर मटेरियल ताकि उसको पहुंचाया जा सके. ठीक है, अपने टारगेट ऑर्गन्स तक. इट्स फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन द वेसिकल्स. तो ये पैकेजिंग में काम करता है कि प्रोटीन, फैट को अगर पहुंचाना है तो प्रॉपर पैकेजेस बना के रेडी करता है ताकि उसको उसके टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाया जा सके. In some cases, it converts simple sugar into complex sugar. ठीक है, सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट कर देता है ताकि उसको स्टोर करके रखा जा सके. फिर इट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स. तो ये लाइजोसोम्स बनाने में भी काम आता है. व्हाट आर लाइजोसोम्स, दे आर सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल. अभी नहीं, ऐसा क्यों कहा जाता है वो अभी हम लोग पढ़ेंगे. इनका स्ट्रक्चर कैसा है, दे आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स मेड बाय द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाता है जो डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. तो ये जो लाइजोसोम्स है ना, इनमें ये एंजाइम भर भर के होता है. ठीक है, नाउ फंक्शंस, दे आर द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, यानी कि सेल का कुछ भी वेस्ट वगैरह है ये उसे खा के मस्त डाइजेस्ट कर लेते हैं. दे हेल्प कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग फॉरेन मटेरियल, यानी कि सेल को क्लीन रखते हैं, वेस्ट सब्सटेंसेस को क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं. नाउ they are also called suicide bags. Lysosomes contain powerful digestive enzymes capable of breaking down all organic material. When a cell gets damaged, lysosomes may burst and the enzymes digest their own cell. Hence, they are also known as suicide bags of the cell. तो होता क्या है, जब एक सेल डैमेज हो जाता है, when it is about to die, तो लाइसोसोम्स के अंदर का जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है ना, वो बाहर आ जाता है एंड वो एंजाइम पूरे के पूरे सेल को क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है. यानी कि खुद के ही सेल को लाइसोसोम्स क्या कर रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं.
तो इसीलिए इनको सुसाइड बैग्स बोला जाता है, क्योंकि वो खुद ही के सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, खुद ही के सेल को मार देते हैं, मारते नहीं है, मतलब कि सेल मरने वाला होता है तब उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, जो डैमेज सेल वगैरह है। ठीक है, अब आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हमने पहले ही देख लिया था कि माइटोकॉन्ड्रिया कुछ ऐसा सा दिखता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। दे आर स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स बिकॉज दे हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग्स, एक इनका आउटर मेम्ब्रेन होगा, एक इनका इनर मेम्ब्रेन होगा। द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस, यानी कि आउटर मेम्ब्रेन में बहुत सारे पोर्स होते हैं, और इनर मेम्ब्रेन देख सकते हैं आप लोग कि डीपली फोल्डेड है, बहुत सारे फोल्ड्स हैं यहाँ पे। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन में क्या है, बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं, एंड आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या होता है, पोरस होता है, मतलब उसमें पोर्स होते हैं। Now, these folds create a large surface area for ATP generating chemical reactions. तो इतने सारे folds करने का क्या मतलब है, सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। अगर आप एक कारपेट को मतलब सीधा बिछाते हो तो आप एक गिवन एरिया ऑफ कारपेट बिछा पाओगे, मतलब गिवन लेंथ ऑफ कारपेट बिछा पाओगे। पर अगर आप उस कारपेट को बहुत सारे फोल्ड्स में और फोल्ड कर करके बिछाते हो तो आप ज्यादा लेंथ का कारपेट बिछा पाओगे, है ना। तो इसी एरिया को बढ़ाने के लिए, लेंथ को बढ़ाने के लिए, ताकि ज्यादा एटीपी जनरेटिंग सेल्स वहां पे एकोमोडेट हो पाए, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं। ठीक है, तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। अब इनका फंक्शन क्या है, दे आर नोन एज द पावर हाउसेज ऑफ द सेल, क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। दे रिलीज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज। सेल को अपना फंक्शन कैरी आउट करने के लिए बहुत एनर्जी लगती है, तो सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, नाउ दे रिलीज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ATP is known as the energy currency of the cell. They have their own DNA and ribosomes. तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास उनका खुद का DNA और राइबोसोम होता है, which enables them to make some of their own protein. ठीक है, तो ATP को करेंसी, एनर्जी करेंसी भी बोला जाता है, क्योंकि एनर्जी को हम लोग किस में मेजर करते हैं, ATP के फॉर्म में मेजर करते हैं, जैसे 2 ATP, 3 ATP, 28 ATP। ठीक है, नाउ अब प्लास्टिड। प्लास्टिड्स आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। कुछ कुछ चीजें बस प्लांट सेल में प्रेजेंट है, जैसे प्लास्टिड है, फिर सेल वॉल है। ठीक है, और कुछ कुछ चीजें बस एनिमल सेल में प्रेजेंट है, जैसे सेंट्रियोल, वो प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं है। तो लोकेशन क्या है, दे आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। अब कितने तरह के प्लास्टिड्स होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो क्रोमोप्लास्ट क्या करते हैं, दे आर कलर्ड प्लास्टिड्स, जो येलो कलर या ऑरेंज कलर या रेड कलर प्लांट में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे जितने भी पेटल्स वगैरह है, कुछ कुछ फ्रूट्स वगैरह है, तो उनको उनका कलर किससे मिलता है, क्रोमोप्लास्ट से मिलता है। फिर क्या है, ल्यूकोप्लास्ट, व्हाइट और कलरलेस प्लास्टिड्स विच प्राइमरीली स्टोर मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या करते हैं, ये तीन चीजों को स्टोर करने में मदद करते हैं। फिर आता है क्लोरोप्लास्ट, मतलब प्लांट जो है ना वो अपना एक्सेस फूड ल्यूकोप्लास्ट में स्टोर कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रैन्यूल्स। ठीक है, नाउ क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल की वजह से ही प्लांट्स का ग्रीन कलर आता है। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। दे आर इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो बिना क्लोरोफिल के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, क्योंकि क्लोरोफिल ही सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है। ठीक है, तो बिना क्लोरोफिल के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। The internal organization consists of numerous membrane layers embedded in a material called stroma. तो ये एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर का स्ट्रक्चर है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्राउंड मटेरियल होता है, एक लिक्विड होता है, उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, like the mitochondria, plastids also have their own DNA and own ribosome, जिसकी वजह से प्लास्टिड्स भी खुद का प्रोटीन खुद फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स बड़ा सा जो स्पेस होता है ना प्लांट सेल में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्यूल। एनिमल सेल में ये बहुत ही छोटा सा होता है, ऊपर अभी हम लोग देख लेंगे। तो ये जो बड़ा सा पर्पल कलर का दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं वैक्यूल। ठीक है, ये इसमें क्या होता है, सेल सैप होता है, यानी कि वाटर, मिनरल्स वगैरह, ग्लूकोज वगैरह, तो सेल सैप इसमें होगा। और एनिमल सेल में ये जो वैक्यूल है ये बहुत ही छोटू सा होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इतना छोटा सा वैक्यूल है।
नाउ अब वैक्यूल्स में क्या है देख लेते हैं। स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स, तो अगर कोई भी सॉलिड या लिक्विड चीज स्टोर करनी हो तो वैक्यूल्स में स्टोर हो जाती है। दे आर स्मॉल इन एनिमल सेल बट प्लांट सेल्स हैव वेरी लार्ज वैक्यूल, क्योंकि इनके अंदर जो भरा हुआ होता है ना सेल सैप, वो प्लांट सेल को उनका शेप देता है, तभी प्लांट सेल्स एकदम टर्जिड रहते हैं और मुरझाते नहीं है। ठीक है, तो प्लांट सेल में वैक्यूल्स बहुत बड़े होते हैं। फंक्शन क्या है, वैक्यूल्स में पूरा सेल सैप भरा रहता है एंड प्रोवाइड्स टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल, मतलब एकदम टफ बना करके रखते हैं प्लांट सेल को और टर्जिडिटी प्रोवाइड करते हैं। सेल्स जो है वो मुरझाते नहीं है। दे स्टोर इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस लाइक अमीनो एसिड्स, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स। तो सेल सैप में ये सब चीजें भी मिली हुई होती हैं, तो ये स्टोर करते हैं वैक्यूल्स ये सारी चीजें। इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, फूड वैक्यूल कंटेन्स द फूड आइटम्स। तो अमीबा में एक फूड वैक्यूल होता है जो फूड स्टोर करके रखता है फॉर द अमीबा। ठीक है, इन स्पेशलाइज्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स वैक्यूल्स आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स इन एक्सपेलिंग वाटर एंड सम वेस्ट। तो वैक्यूल वेस्ट भी स्टोर करता है कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में, एक्सेस वाटर भी स्टोर करता है और टाइम आते ही इस वाटर और वेस्ट को एक्सपेल कर देता है उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी से। अब हम लोग पढ़ेंगे आज का लास्ट टॉपिक विच इज सेल डिविजन। ठीक है, ये एक नया टॉपिक है जिसमें आप लोग दो अलग अलग तरह के सेल डिवीजन के बारे में पढ़ोगे, माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है, ऊपर जितना भी कुछ अभी हमने पढ़ा है वो आपने पहले भी क्लासेस में पढ़ लिया होगा, पर ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है तो इसमें अच्छे से हमें ध्यान देना है। तो सेल डिवीजन क्या है, द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू ग्रो, रिप्लेस ओल्ड, डेड और इंजर्ड सेल्स एंड फॉर्म गैमेट्स। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर सेक्स सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, या मान लो अगर कोई भी सेल इंजर्ड हो गया, ठीक है, तो उसके जगह पे न्यू सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। फिर अगर कोई बच्चा पहले बहुत छोटा था, कुछ साल बाद वो बड़ा हो जाता है, कैसे बड़ा होता है, क्योंकि उसके सेल्स कॉन्स्टेंटली क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जिसकी वजह से उसका साइज इंक्रीज हो रहा है ना। तो इन सभी चीजों के लिए सेल डिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ कट फट गया तो उसके रिपेयर के लिए, सेक्स सेल्स प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि सेक्स सेल्स की वजह से ही क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल मिलते हैं तभी जाइगोट प्रोड्यूस होता है। वही जाइगोट जब मल्टीपल टाइम्स उसका सेल डिवीजन होता है तब वो एक बेबी में बदलता है। तो सेल डिवीजन इसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ग्रोथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी बच्चा अडल्ट में बड़ा, मतलब अडल्ट में कन्वर्ट हो पाता है तो कैसे हो पा रहा है, क्योंकि उसके सेल्स डिवाइड कर रहे हैं जिसकी वजह से उसका साइज बढ़ रहा है। द सेल दैट डिवाइड्स इज कॉल्ड द मदर सेल, और मदर सेल से क्या प्रोड्यूस होते हैं, डॉटर सेल्स, जो हमने पहले भी पढ़ा था कि एक सेल डिवाइड करके दो सेल्स को, मतलब दो सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो सेल डिवाइड हो रहा है वो क्या है, मदर सेल है, और जो दो न्यू सेल्स फॉर्म हो रहे हैं वो क्या है, डॉटर सेल्स है। ठीक है, अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। सबसे पहले है माइटोसिस। माइटोसिस किसके लिए होता है, फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। आपके बॉडी में जितने भी सोमैटिक सेल्स है, मतलब जो सेक्स सेल्स नहीं है, सेक्स सेल्स मियोसिस फॉर्म करता है, माइटोसिस का उससे कोई लेना देना नहीं है। पर बॉडी में अगर ग्रोथ लानी है, ठीक है, या अगर कहीं कुछ डैमेज हो गया कोई भी बॉडी पार्ट, तो वहां पे न्यू सेल्स आने हैं, ठीक है, तो उसके लिए माइटोसिस ही जरूरी है। तो माइटोसिस इसी के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए सेल डिवीजन जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइटोसिस। The mother cell divides to form two identical daughter cells. Now, the daughter cells have the same number of chromosomes as the mother cell. तो जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मदर सेल में होते हैं उतने ही क्रोमोसोम डॉटर सेल में भी होते हैं। ये ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हो, ठीक है, या अगर कुछ पार्ट डैमेज हो जाए तो वो रिपेयर हो, तो उसके लिए माइटोसिस बहुत जरूरी है। तो इसमें होता ये है, ठीक है, ये माइटोसिस है। तो यहाँ पे ये क्रोमोसोम्स है, क्लियर है, ये क्या है, दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गए। ये एक मदर सेल है जो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर सेम होता है। जैसे कि जब सेल डिवीजन होने वाला होगा ना, अब ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लेती हूँ, तो हमारे हर एक सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम। पर जब सेल डिवीजन का टाइम होगा ना तब ये डबल हो जाएंगे, यानी कि 46 प्लस 46। ठीक है, तो अब जब दो सेल्स डिवाइड होंगे तो एक 46 इसमें चला जाएगा और एक 46 क्या है, इसमें चला जाएगा। क्लियर है,
तो पहले जब सेल नॉर्मल स्टेट में था तो उसके पास 46 क्रोमोसोम्स ही थे, है ना। अब जब दो सेल्स डॉटर सेल्स भी फॉर्म हुई हैं तो उसके पास भी 46 क्रोमोसोम्स ही है। तो हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स है एक्सेप्ट सेक्स सेल्स को छोड़ के जितने भी सेल्स है उनमें कितना क्रोमोसोम होना चाहिए, 46 क्रोमोसोम्स होना चाहिए। ठीक है। नाउ अब आते हैं मियोसिस पे। गैमेट प्रोडक्शन के लिए यानी कि सेक्स सेल्स प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा सेल डिवीजन जरूरी है, इट इज मियोसिस। इट इन्वॉल्व्स 2 कंसेक्यूटिव डिविजन्स, मतलब खाली एक बार डिवीजन नहीं होता है, इसके आगे भी डिवीजन होता है। ठीक है। नाउ अ सेल डिवाइड्स बाय मियोसिस टू प्रोड्यूस 4 न्यू सेल्स। इसके केस में 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस नहीं होती है, इसके केस में 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो रही हैं। द न्यू सेल्स हैव ओनली हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंपेयर टू द मदर सेल। फंक्शन क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के सेल्स बनाने में, फिर गैमेट्स बनाने में। ठीक है, जिसके वजह से रिप्रोडक्शन हो पाता है। अगर गैमेट्स ही ना बने तो रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, है ना। तो लाइफ एक्सटेंड हो जाएगी अर्थ से, मतलब जो ह्यूमन बींग्स की स्पीशी है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि कोई बेबी प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा, है ना। तो मियोसिस उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। तो इसमें होता क्या है, ये मदर सेल है, ये 2 डॉटर सेल्स बनाते हैं, ये जो 2 डॉटर सेल्स है ना ये आगे जाकर के और डिवाइड हो जाते हैं। तो इन टोटल क्या बन रहा है, 4 डॉटर सेल्स फॉर्म हो रहे हैं, इसमें से और 2, इसमें से और 2। तो इसके केस में क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है, जैसे कि ये 46 है। ठीक है, मदर सेल। सेल डिवीजन के टाइम पे ये डबल हो जाएगा, फिर 46 इसमें, 46 इसमें। यहां तक तो मियोसिस जैसा ही है, पर आगे क्या होगा, ये और बट जाएगा। तो 46 का आधा क्या हो जाएगा, 23। ये भी क्या हो जाएगा, 23। सेम है इस केस में भी। तो अब इसमें कितने क्रोमोसोम्स है, 23 क्रोमोसोम्स है। क्लियर है। मेल सेक्स सेल्स में भी 23 क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल सेक्स सेल में भी 23 क्रोमोसोम होते हैं। तो जब भी फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि जब मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल फ्यूज हो जाते हैं, तो मेल सेक्स सेल में कितने क्रोमोसोम हुए, 23। फीमेल सेक्स सेल में कितने क्रोमोसोम हुए, 23। तो दोनों जब मिल जाएंगे तो एक जाइगोट फॉर्म होगा, जिसमें कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 46 क्रोमोसोम होंगे, जितना एक सेल में होना चाहिए। तो नॉर्मल नंबर रिस्टोर हो जाएगा। अगर मान लो ये 23 होता ही नहीं, ये खाली 46 ही रहता, तो मेल सेल में भी 46 क्रोमोसोम्स होते, फीमेल सेल में 46 क्रोमोसोम होते, दोनों जब फ्यूज होके जाइगोट बनाते तो जाइगोट में 92 क्रोमोसोम्स होते। तो वो कोई और ही प्रजाति बन जाता, वो ह्यूमन बीइंग नहीं बनता। ठीक है। तो इसीलिए सेक्स सेल्स के केस में ये क्रोमोसोम नंबर और आधा हो जाता है, ताकि जब मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल दोनों मिले तो 23 + 23 मिलके क्या बनाए, 46। क्लियर है। तो मियोसिस का यही सिग्निफिकेंस होता है कि मियोसिस रिप्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है और माइटोसिस ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए बहुत जरूरी है। क्लियर है। तो इसी के साथ हमने पूरा चैप्टर फिनिश कर लिया है। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताएं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपके सभी डाउट्स को सॉल्व करने की। तो आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।